दोस्तों, साल है 1942 का। ये वो दौर है जब इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर ऐसी मौत नसीब होती है कि वो मौत आने से पहले ही मर जाता है। बात हो रही है हिटलर के उस घिनौने दौर की जिसकी कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। पोलैंड के करीब में ही बसा एक गांव जिसके अंदर बनी है एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारों पर खुद ऊपर वाले भी माफी की पनाह मांगते हैं। ये जगह थी हिटलर का पहला डेथ कैंप, जहां मासूम लोगों को नौकरी और पैसों का झांसा देकर लाया जाता है और फिर मिलती है तो उन्हें सिर्फ मौत, वो भी अलग अलग तरीकों से। पर यहाँ काफी नहीं थी और एक दिन जर्मन ने यहाँ पर एक नया तरीका ढूंढ लिया मौत देने का, जिसे कहा जाता है गैस चेम्बर। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ ग्रेव डिगर को देखते हैं, क्योंकि वहां पर मरे हुए लोगों को जो दफन जो करना था, लेकिन गड्ढा खोदने वाले खुद भी मौत से घिरे हुए हैं क्योंकि इनकी एक गलती और इन्हें भी इस गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। सभी समझदारी से काम करते हैं और अपने बॉसेस का हुक्म मानते रहते हैं। सुलेमान और माइकल दो लोगों पर हमें ज्यादा दिखाया जाता है क्योंकि इनका ये रोज का काम हो गया है। हालांकि पहले सुलेमान एक टीचर था, वहीं माइकल एक दर्जी था, लेकिन थे दोनों ज्यूस जिसकी सजा आज ये भुगत रहे। अब हर दिन की तरह वहां ट्रक भरकर औरतें, बच्चों, बूढ़ों को लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां से वापस जाने का उन्हें कभी मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज उन्हें मिलेगी जिसे उन्हें जरूरत है। अब दोस्तों, ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं। उन्हीं में से बूढ़ा शख्स सुलेमान को पहचान लेता है, बताता है कि वो भी मुसाक का पिता है और उसके बचपन का दोस्त है। उन्होंने सवाल किया क्या वो भी इस फैक्ट्री में काम करता है। सुलेमान ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वो बोलता ही क्या। सभी को बारी बारी चेम्बर में डाल दिया जाता है और इसके बाद सभी को बारी बारी चेम्बर में डाल दिया जाता है। फिर उसमें गैस छोड़ दी जाती है। बाहर खड़े माइकल, सुलेमान और गुल्फू तीनों उन मासूम लोगों की चीखें सुन रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो उन्हें बचा नहीं पाते। जवान लोग बड़ी देर तक चिल्लाते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। फिर शांति छा गई। उसके बाद इन तीनों को बुलाया गया। एक सॉल्टिंग का काम किया गया जिसमें उन मरे हुए ज्यूस लोगों के कीमती सामानों को अलग किया जाता है। फिर उन्हें हिटलर के खजाने में भेज दिया जाता है और अगर किसी ने कुछ भी चुराने की कोशिश की तो उसे क्या सजा मिलती है आप समझ ही गए होंगे। लेकिन सुलेमान अपने लिए एक जूत और गुल्फू चुपके से एक पेंसिल को चुरा लेता है। अब ये लोग उन लाशों को ले जाकर गड्ढों में दफन कर देते हैं। इस दौरान गुल्फू ने सुलेमान से कहा कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर वो भाग कर जाएंगे कहाँ। तब उसने उन्हें धर्मगुरु के बारे में बताया जो कि नदी के दूसरे पार रहते हैं। वो एक गांव में रहते हैं और उसका कनेक्शन काफी बड़े बड़े लोगों से है। इतने में वो ट्रक खराब हो जाती है जिसमें ये लोग उन लाशों को लेकर जा रहे थे। दरअसल यहाँ भी एक दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। इन्होंने सिर्फ गैस चेम्बर में नहीं बल्कि उस ट्रक में भी उन लोगों को तड़पाया जो थोड़े मोड़े बच गए थे। जब ट्रक चली तो जर्मन ने उसके साइलेंसर की पाइप को उस ट्रक में डाल दिया और फिर इंजन को ऑन कर दिया, जिससे वो मरे हुए लोग और तड़प कर मारे जाते हैं। बीच रास्ते में ट्रक खराब हो जाती है, जिस दौरान गुल्फू सुलेमान को वही पेंसिल रखने को कहता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार करता है। पर गुल्फू का कहना था कि ये पेंसिल उनके इस दर्द को दुनिया के सामने लेकर आएगी, वो सभी को बता पाएंगे कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन तभी ट्रक ठीक हो जाती है और इन्हें फिर से चलना पड़ जाता है। कुछ देर बाद ये सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। इनमें अब लाशों को डाला जाएगा, फिर उन्हें चूने से ढक दिया जाएगा। ऐसा करने पर वो लाश जल्दी गल जाएगी, वरना फिर कल वालों को कहाँ दफन करेंगे। कुछ इस तरह की कहानी है ज्यूस की इस समय पर। मतलब तीनों ही फिर से काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी माइकल को उसी लाश की ढेर में क्लारा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल की थी और वो कोई और नहीं बल्कि माइकल की बेटी थी। इसीलिए उसने उसे देखा तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस बच्ची की आंखें तक बंद नहीं हुई थी, आंखें खुली हुई उसने अपना दम तोड़ दिया। पर अब माइकल को भी नहीं जीना, अब बस बहुत हुआ। इससे अच्छा तो वो मौत ही आ जाए, कम से कम उसे सुकून तो मिलेगा। अब उसने हार मान ली और इसीलिए उसने नाजीज के आगे हाथ फहरा दिया कि अब वो उसे मार दे। लेकिन जनरल ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे लगा कि ये इंसान बहादुर है, इसीलिए अब इसे और काम करवाया जा सकता है। उसने उसे बख्श दिया। अब तो माइकल बेजान सा हो चुका है, कोई मतलब नहीं रहा अब उसकी जिंदगी का। सभी अब कैंप की ओर जाने लगे हैं क्योंकि काम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी बीच में एक जनरल लोकल आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। दरअसल उसने एक भागे हुए ज्यूस को पकड़ा था जिसका इनाम में उसे 2 सिगरेट मिलती है। और सोचिए उस ज्यूस को क्या मिलता है, मौत। दरअसल हिटलर ने 1943 के आसपास एक ऐसा बिल पास किया जिसमें अगर कोई भी किसी भी ज्यूस को पकड़ कर लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस इनाम की वजह से लोगों ने अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी उनके हवाले कर दिया। इन सभी ज्यूस को लाइन में खड़ा करके खाना बांटा जा रहा था, जिसमें था गर्म पानी और आलू के छिलके। जी हाँ, सिर्फ यही, और यही खाकर इन्हें पूरे दिन काम करना होगा। साइड में ही इन्हीं के देश में बैठकर वो जर्मन आराम से बोटी तोड़ रहे हैं।
और इन्हें ये सब नसीब में था। वहां पर कमांडर की एंट्री होती है जो सभी को लाइन में खड़ा करता है। उन्हें बताता है कि आज वो सिर्फ 8 ट्रक ही ले जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 870 लाशें थी, जो उसके लिए बहुत कम है, और उसे कम से कम 2000 लाशें एक दिन में दफनानी है। ये उसका टारगेट है। अब सोचिए, लाशों का भी टारगेट होता था उस समय। इसीलिए कल सभी को 2 घंटे पहले उठना होगा। अब सभी सोने से पहले वो सभी को एक्सरसाइज करवाता है, क्योंकि उसे उन्हें तड़पाने में और मजा आता है। इस दौरान एक ज्यूस की जेब में एक ब्लेड गिरती है, जिसे उसने सॉल्टिंग के दौरान चुराया था। फिर क्या था, सभी के सामने उसी ब्लेड से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। लेकिन इससे कमांडर का मूड खराब हो गया। उसने सभी को डांस करने को कहा। इस बीच वहां एक ज्यूस लड़की को भी लाया जाता है, जो कमांडर के पास कई महीनों से थी। उसकी हालत किसी जानवर जैसी हो गई थी, उसके पूरे शरीर पर खून था, और उन्होंने उसकी हालत को भी देखकर उसे नहीं बख्शा। उस लड़की से उन्होंने डांस करवाया। वहीं दूसरे जर्मन हवा में फायर करने लगते हैं, लेकिन गलती से एक सोल्जर की गोली उस लड़की को लग जाती है, जिससे कमांडर को बहुत गुस्सा आता और कहा कि अब वो उसे एक नई लड़की लाकर देगा। जैसे कि दोस्तों किसी का कोई खिलौना टूट जाता है और फिर उसके पिता उसके लिए दूसरा खिलौना ला कर देते हैं। उस समय की औरतें, लड़कियां इन जर्मन्स के लिए सिर्फ किसी खिलौने से कम नहीं थी। यहाँ भी कमांडर का मन नहीं भरा। उसने अपने सोल्जर की निशानेबाजी का खेल शुरू किया, जिसमें कई कैदी मारे जाते हैं, और उसी में गुल्फो भी था, जो कि इन दोनों का दोस्त था। वो कल इन दोनों के साथ यहाँ से भागने वाला था, लेकिन अब वो खुद आज अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन जाते जाते उसने सुलेमान को वो पेंसिल दी और कहा कि जाकर सभी को बता देना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं भी ऊपर जाकर ईश्वर को सब कुछ बताऊंगा कि उनकी बनाई हुई दुनिया में क्या हो रहा है। जो बच गए उन्हें अब कमरे में ले जाकर बंद किया जाता है। पर अब सुलेमान को यहाँ से बाहर जाना है, जिसके लिए वो तैयार है। लेकिन माइकल डर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं भाग पाए और पकड़े गए तो ये सभी के सामने हमें शूट कर देंगे। वो कहता है, देखो भाई, मरना तो हमें है ही। तुम्हें क्या लगता है कि ये हमें काम करवाने के बाद छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सभी हमें काम करवाने के बाद एक दिन हमें मार देंगे और इन्हीं लाशों के साथ हमें दफन कर देंगे। इससे बेहतर है कि उससे पहले हम दुनिया को बता पाएं कि हमारे साथ रोज यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे जर्मन हमारे ही देश में मिलकर हमें मार रहे हैं। पर वहाँ जो ज्यूस बैठे थे वो कहते हैं कि अगर वो भाग गए तो वो सभी बाद में हमें मार देंगे। पर सुलेमान कहता है कि हमारी एक जान जाने से अगर लाखों मासूमों की जान बच रही है तो हमें गर्व होना चाहिए। इस बात पर मेरा भरोसा करो, मैं सभी को रिहा करवा के रहूंगा इस नरक से। बस मुझे एक मौका मिलने दो। इस बातचीत के बाद कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर दिन आया 13 जनवरी 1943 का। सभी को एक ट्रक में बैठाकर जंगल के रास्ते कहीं लेकर जाया जा रहा है। अब सुलेमान को इस मौके का कई दिन से इंतजार था और इसका फायदा वो उठाना चाहता है, जिसके लिए उसने उस ट्रक के कपड़े को फाड़ना चाहा। लेकिन तभी गोल्डमैन नाम का शख्स उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सभी उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए पहले उन्हें उन जर्मन का ध्यान भटकाना होगा जो काम वो सिगरेट मांग कर करता है। इतने में पीछे से ये दोनों कपड़े काट देते हैं और फिर भाग निकलते हैं। लेकिन जर्मन भी कम चालाक नहीं थे, उन्हें पता चल जाता है और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। पर इनके कदम अब रुकने वाले नहीं है। अपनी जिंदगी अब इन्हें खुद के हाथों में थी। इनकी अपनी जिंदगी अब इनके खुद के हाथों में है, और ऐसे में इंसान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है जब बात हो उसकी मौत और जिंदगी की, जो कि अभी वो कर भी रहे हैं। इतने में एक गोली माइकल के पैर में लगती है, पर अब उन्हें आजादी की बू आ चुकी है, जिसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिना परवाह किए ये बस भागते रहते हैं और उस फेंसिंग को भी पार कर देते हैं जो नाजीज ने जंगल में लगाई थी, और फिर पहुंच गए उसी नदी के पास जिसका जिक्र गुल्फो ने किया था। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन दोनों का खून बहुत गर्म है, जिसके आगे ये ठंडा कुछ भी नहीं है। फटाफट इन्होंने तैरना शुरू किया और फिर इस किनारे आ गए जहां इन्हें पहली बार आजादी का एहसास होता है। लेकिन माइकल का पैर में अब जख्म हो चुका है, इसीलिए अब थोड़ी नरमी बरतनी होगी, वरना हालत और बुरे हो सकते हैं। अभी उसी जंगल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां एक जर्मन की टुकड़ी गुजर रही होती है। ये तो सही समय पर वहां माइकल उन्हें देख लेता है, इसीलिए ये लोग छुप जाते। उनके जाने के बाद ये फिर से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं घर में, जो कि जंगल के बीचों बीच मौजूद था। लेकिन बदकिस्मती से वो एक जर्मन ऑफिसर का घर होता है, जिसकी बीवी इन्हें देख लेती है और इन्हें लगता है कि वो जरूर अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए गई होगी। इसीलिए दोनों ही हथियार उठा लेते हैं। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में खाना था और 2 यूनिफॉर्म थी जो उसी के हस्बैंड की थी, जिसे देखकर वो यहाँ से उन्हें जाने का इशारा करती है, चाहे बुराई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। लेकिन अंत में हमेशा जीत अच्छाई की होती है। जरूर उसमें वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर। जो हिटलर की सेना से ये लोग भाग रहे हैं, उसे कुछ साल में खुद के हाथों से ही मरना पड़ा, मजबूर होकर। वेल, कहानी पर आते हैं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद ये लोग उसी की बाइक को लेकर फरार हो गए। कुछ ही देर बाद इनका सामना एक और जर्मन टुकड़ी से होता है। हालांकि इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, इसीलिए इन्हें कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन आखिर में एक ऑफिसर इनसे मदद करने के लिए बुलाता है ताकि वो उनकी ट्रक को धक्का दे सके। लेकिन जब वो ऑफिसर माइकल के पैर को देखता है तो पूछता है कि उसे क्या हुआ है।
सुलेमान कहता है कि वो रेलवे से है और आगे ट्रैक ठीक करने के लिए जा रहा है, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों ने उस पर शूट कर दिया, जिससे गोली मेरे साथी को लग गई। तो वो ऑफिसर उस पर शक नहीं करता बल्कि अपनी मेडिक से कहकर माइकल का इलाज करवाता है, फिर उन्हें जाने को कह देता है। अब इस पूरी बातचीत में इनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर जरा सी गलती हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हिम्मत दिखाई और बचकर वहां से निकल गए। लेकिन उसके बाद से जितना सफर था वो पूरा इन्होंने नम आंखों से किया, क्योंकि आज इन्हें समझ आ गया कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। सिर्फ आज ये लोग जर्मन यूनिफॉर्म में थे, इसीलिए इनकी जान बच गई। अगर ये ज्यूस की तरह होते तो इन्हें देखते ही गोली मार दी जाती। तो आप सोच सकते हैं एक जर्मन यूनिफॉर्म की ताकत कितनी ज्यादा है। अब इन्हें थोड़ा मोड़ा यकीन हो गया है कि शायद वो जिस मुहिम को लेकर उस कैंप से भागे थे उसके अब वो काफी करीब है। लंबा सफर तय करने के बाद ये ज्यूस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ नाम के ही ज्यूस बचे थे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो मर चुके हैं जो जिंदा थे, जिसे उस धर्म गुरु ने अपने घर में छुपा कर रखा था। इसीलिए सुलेमान और माइकल भी उसके घर गए और बताया कि वो ज्यूस और चेरोबोल कैंप से भागे हैं। दरअसल दोस्तों, चेरोबोल कैंप पहला कैंप था जिसको नाजीज ने बनाया था। उसके बाद उन्होंने 10 और ऐसे कैंप बनाए जिसमें 2 सबसे मशहूर था। शायद इन दोनों का नाम आपने भी सुना होगा। इसमें से एक का नाम था ऑस्विच कैंप और दूसरा था सोबोबार कैंप, जिसमें हर दिन 5000 लोगों को मारा जाता है। उस धर्म गुरु के पास पहुंचकर सुलेमान ने सारी कहानी बयां की, कैसे हमारे ही लोगों को बहला फुसला कर वो जर्मन उस कैंप में ले जाते हैं और नौकरी के बहाने, लेकिन असल में वो वहां पर हर दिन मौत का व्यापार करते हैं। हमारी औरतों और लड़कियों को वो लोग खिलौना समझते हैं। ये सब सुनकर वो धर्म गुरु चौंक जाता है। ईश्वर की बनाई दुनिया में कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। फिर सुलेमान ने और यकीन दिलाने के लिए उसे अपने साथियों के हाथों का लिखा हुआ खत दिखाया और कहा कि हमें हमारी कम्युनिटी के लोगों को बचाना है, जिसमें सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपके कनेक्शन है जिसकी मदद से पूरी दुनिया को पता चल सकेगा कि जर्मन यहाँ क्या कर रहे हैं, किस कदर वो हैवानियत फैला रहे हैं। अब धर्मगुरु को उसकी बातों पर यकीन होता है और वो मान जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखना शुरू किया जिसके शब्द सुलेमान के थे, लेकिन लिखावट उस गुरु की थी। इसके कुछ ही दिन बाद ये किताब लंदन पहुंची तो वहां के लोग इसके पन्नों को पढ़कर कांप गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई। अगले ही दिन यानी कि 26 जून को ये BBC रेडियो पर एयर हो गया, जिसे पूरी दुनिया ने सुना कि आखिर जर्मनी के कैंपों में क्या चल रहा है। लेकिन इन सब से क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इन मौत के कैंपों के बाद कई गुना और कैंप बनाए गए और सबसे बुरी बात ये हुई कि उस धर्मगुरु के साथ उसके पूरे परिवार को भी यही बहाना देकर कैंप में लाया गया। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपना कल नहीं देखा। तो वहीं दूसरी ओर सुलेमान, जो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा था, उसे भी नाजीज ने एक दिन पकड़ लिया और जान से मार दिया। लेकिन माइकल दोस्तों, वो अभी बचा हुआ है। वो एक फार्म में छुपा है और फिर बाद में उसे इजराइल भेज दिया गया। इजराइल जाकर उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। अब विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। साल चल रहा है 1962 का। कोर्ट में ट्रायल हो रहा है तो माइकल को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे एक बारी फिर से उस कैंप के गार्ड को देखा और वहीं रो पड़ा। कहा कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी जवान बेटी को दफनाया है और न जाने कितने ऐसे लोग थे जिनकी मौत का सहरा मेरे सर पर सजा है। ये कहानी तो दोस्तों बस एक किस्सा थी, कुछ हजार लोगों की दास्तान थी, लेकिन हकीकत में 1941 से लेकर 1944 के बीच में 50 मिलियन ज्यूस को हिटलर ने मरवा डाला। वो भी अलग अलग किस्म की मौत देकर, पर कुछ थे जो उसमें से भाग गए। और जब उन्होंने दुनिया को अपनी कहानी सुनाई तो हर किसी को उन पर यकीन नहीं हुआ। उनकी रातों की नींद उड़ गई कि हिटलर इतना क्रूर भी था। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।